हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। हम स्टार्ट करेंगे यूपी पेट का जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो उसी को बेसिस मान के चलेंगे कि किस प्रकार से हम शॉर्ट नोट्स के द्वारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 10 से 15 क्लास में डिस्कस कर सकें। एक एक टॉपिक अच्छे से समझेंगे, हैंड राइट नोट्स के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ें हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमारा चैप्टर बनता है कि प्रस्तावना। प्रस्तावना से एक क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका यूपी पेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो प्रस्तावना से एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में बनता है। और उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन कितना हम प्रस्तावना का निचोड़ निकाल करके एक पेज में उसको समराइज कर सकें, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो प्रस्तावना वाले चैप्टर को हम आज इस टॉपिक में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? इसका स्रोत अमेरिका से लिया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि हमने प्रस्तावना को कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना में जो भाषा है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसी प्रस्तावना में 3 शब्द मिलते हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और इन तीनों न्याय को हमने अपने प्रस्तावना में किस देश से लिया है, तो रूस से हमने इसको अडॉप्ट किया है, लिया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये तीनों ही शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से है, अमेरिका से। प्रस्तावना में जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनैतिक न्याय का उल्लेख है, और ये तीनों ही प्रकार के न्याय की बात ली गई है रूस से। तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे शब्दों का प्रयोग फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है, स्वीकार किया गया है। तो 4 पॉइंट यहाँ से आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है: स्रोत, प्रस्तावना की भाषा, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व शब्द। आगे बढ़ेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना में हम बार बार पढ़ते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, इसको कब संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसका परिणाम क्या निकला और इसको प्रस्तुत कब किया गया था। तो प्रस्तुत किया था, प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था, और संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। तो दोनों ही डेट आपको याद रखना है कि प्रस्तुत कब किया गया: 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक में। किसने इसको प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो इसका परिणाम निकल के क्या आया? प्रस्तावना बनती है, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। तो पहले ये प्रस्तावना थी, पहले सिर्फ इसका नाम प्रस्तावना था, और ये प्रस्तावना जो बनती है, जिस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसी को हम उद्देशिका कहते हैं। और इसी परिणाम परिणाम इसका है कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव में आपको सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो आप संविधान में ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको समझना कठिन होता है, तो लोग प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को ही खोल के उसी में उस शब्द को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस शब्द का एग्जैक्टली जो वर्ड का अर्थ है वो क्या होता है। तो यही है आपके उद्देश्य प्रस्ताव, और यहाँ से प्रश्न आपके बने हुए हैं कि किसने प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, और इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। आगे चलेंगे, प्रस्तावना की विषय वस्तु किस प्रकार की है। तो हमने देखा कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। ऊपर हमने पढ़ा था सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय तथा राजनैतिक न्याय, ये 3 प्रकार की न्याय हमारी प्रस्तावना में है। और ये ली कहाँ से गई हैं? तो रूस से हमने लिया हुआ है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता तथा उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में वर्णित है। तो 5 प्रकार में से ऑप्शन में दे सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये पांचों आपको याद रखना है। 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता तथा अवसर की समानता। तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में। आगे बढ़ेंगे तो प्रस्तावना में कुछ मूल तत्व मिलेंगे आपको, जैसे संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक तथा गणतंत्र राज्य है, ये गणतंत्र देश है हमारा भारत। तो संप्रभुत्व देता है प्रश्न में कि निम्न में से कौन से प्रस्तावना के मूल तत्व के अंतर्गत वर्णित नहीं है। तो संप्रभुत्व, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष, इसी पंथ निरपेक्ष की जगह पे डाल देता है कि धर्म निरपेक्ष, और मैक्सिमम लोग इसी को यही समझ के इसको सही कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है कौन? हमारा भारत। तो ये इसके कुछ मूल तत्व है। चारों पॉइंट आपको याद रखना है। मूल तत्व, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता। आगे चलेंगे। प्रस्तावना में कुछ संशोधन हुए। कुछ इसमें बेरूबादी केस पूछता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस पूछता है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस पूछता है कि आखिर इन सभी केस क्या थे। तो प्रस्तावना में कुछ संशोधन की बात की गई थी। जैसे एक आपका आया था 1960 में बेरूबारी केस, और इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। कब? 1960 के किस केस में? बेरूवारी केस के अंतर्गत इसको संविधान का भाग नहीं माना गया। फिर आगे चल के 13 वर्षों के तत्पश्चात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा एक और पेश किया गया कि यह जो है संविधान सभा का भाग है या नहीं। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा यह केस फाइल की गई कि प्रस्तावना संविधान सभा का भाग है, और अंततः यह निष्कर्ष निकल के आता है कि प्रस्तावना संविधान सभा का भाग है, परंतु इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः संविधान में, प्रस्तावना में हम परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यह बात कब मानी गई? 1973 में। कि कौन सी केस थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था। और 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन का अधिकार होता है। तो किस आर्टिकल के तहत? 368 के तहत संसद को यह अधिकार होता है विशेष बहुमत के द्वारा कि वह जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है या फिर संविधान में संशोधन कर सकता है। आगे चल के एक और केस आया था। अभी तक हम 2 ही केस पढ़ते आ रहे थे कि 1960 में प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया गया था संविधान का भाग, और आगे चल के 1973 में प्रस्तावना को यह माना गया कि वह संविधान का भाग है, अतः इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, परंतु इसके मूल ढांचे से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। आगे चल के मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 1995 में, और इसके द्वारा यह निष्कर्ष यानी कि इस बात की पुष्टि होती है कि हाँ, संविधान सभा का भाग प्रस्तावना है। तो पुष्टि किसने किया? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। संविधान का भाग किसने माना? किस केस के द्वारा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा 1973 में। और बेरोबारी जो विवाद हुआ था, जो केस हुआ था 1960 में, इसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। तो अब तक प्रस्तावना में केवल 3 आपको केस यही पढ़ने को मिलेंगे: बेरूबारी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य तथा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995। आगे चलेंगे तो प्रस्तावना में संशोधन की बात तो कर दी गई ऊपर कि 1973 के तहत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत हम ये कह सकते हैं कि हम संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। परंतु अगर प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं तो अब वो संशोधन हुआ कब? 1973 में यह बात की गई। आगे चल कर के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
प्रस्तावना में संशोधन किया गया और संशोधन करके 3 पॉइंट्स जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। और प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल 1 बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन था। वह टाइम क्या था? 1976 का टाइम था। यहाँ पे आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि 1973 में उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा, साल 2 साल 3 साल का टाइम लगा, तो 1976 में जाकर के हमने प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। अब चूंकि हमने प्रस्तावना में संशोधन किया तो कुछ न कुछ तो उसमें ऐड किया होगा। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों ही शब्द आपको याद रखना है। ये तीनों ही शब्द हमने उसमें ऐड किया। और वो संशोधन कौन सा कहलाया? तो 42वां यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे चलेंगे तो प्रस्तावना में कुछ स्टेटमेंट कहा गया है। सबने अपने अपने स्टेटमेंट प्रस्तावना के बारे में कहा है और ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे पीसीएस के एग्जाम में तो पूछा हुआ था। तो इसी अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी जो मेन पॉइंट है वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। महत्वपूर्ण कथन है कुछ प्रस्तावना से रिलेटेड। के एम मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? जन्म कुंडली है। मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना जन्म कुंडली है। एन के पालकीवाला ने कहा कि ये प्रस्तावना परिचय पत्र है। जन्म कुंडली, मुंशी ने कहा परिचय पत्र, पालकीवाला ने कहा कुंजी, कहा बारकर महोदय ने। बारकर महोदय आते हैं, फिर वो कहते हैं ना ना, जो प्रस्तावना है वो क्या है? कुंजी है। भीमराव अंबेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा। इसी प्रस्तावना को बी आर अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा। कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा इस प्रस्तावना को। तो इस प्रकार से 5.6 लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है। के एम मुंशी ने जन्म कुंडली कहा प्रस्तावना को, पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा, बारकर ने इसको कुंजी कहा, भीमराव अंबेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा, ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा कहा तथा कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको सपनों का विचार कहा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आए तो गलत ना हो। आगे चलेंगे तो प्रस्तावना का अन्य तत्व। प्रस्तावना में कौन कौन से अन्य तत्व का समावेश है? जैसे प्रस्तावना की जो प्रकृति है यह अपरिवर्तनीय है। इसकी प्रकृति क्या है? अपरिवर्तनीय है। और इसका जो प्रस्तावना का तत्व में अन्य स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इसी प्रस्तावना का बहुत जगह उल्लेख मिलता है। तो कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है? 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। जो प्रस्तावना में हमने 3 प्रकार का न्याय देखा था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, उसका उल्लेख आप आगे चल के देखेंगे तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अनुच्छेद 38 में आपको मिलेगा 3 प्रकार के न्याय की बात। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमने पढ़ा था और उन 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना के साथ साथ जब हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, तो आर्टिकल 19 में इन 5 प्रकार के जो स्वतंत्रता है उसकी बात की गई है फंडामेंटल राइट में। कानूनों पर प्रभाव, जो प्रस्तावना है उसका कानून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल कानून पर ओवरराइड नहीं कर सकती है। जो प्रस्तावना में चीज़ें हैं ना, तो इस पे आप संसद नहीं, राज्य का विधानमंडल कोई भी इस कानून पे ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये इसका प्रभाव है। महत्व क्या है प्रस्तावना के? तो प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, न्यायपालिका की मदद करती है। जब भी न्यायपालिका को कोई ऐसी दुविधा होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो वो प्रस्तावना में झांक के देखती है कि इस शब्द का एक्चुअल में अर्थ क्या है। पूरा डिस्कशन न पढ़ के वो सीधे प्रस्तावना या उद्देशिका में झांक लेते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि जो प्रस्तावना है उसका प्रस्तावना संविधान का दर्शन है और यह न्यायपालिका की मदद करता है चीज़ों को समझने में, सुलझाने में। तो ये था प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे हम फिर से एक बार उसका रिवीजन करेंगे कि प्रस्तावना का जो स्रोत है वो अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, वो रूस से ली गई है तथा 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यह फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया। इसका परिणाम यह निकला कि प्रस्तावना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं।
आगे चलेंगे तो प्रस्तावना की कुछ विषय वस्तु हैं, जैसे इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता का उल्लेख मिलता है, प्रतिष्ठा और अवसर का। मूल तत्व में इसके संप्रभुत्व है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा भारत। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, 3 प्रकार के संशोधनों के बारे में पूछता है। तो बेरूबारी केस आया था, इस बेरूबारी केस 1960 में आता है और इसमें संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। आगे चल के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आता है और यह निष्कर्ष निकलता है कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है और हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु इसके मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये मूल शब्द आपको याद रखना है। प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और 368 के तहत विशेष बहुमत से यह संशोधन मान्य होगा। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में और इस बात की पुष्टि कर देता है कि ठीक है, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद था वो सत्य था। फिर उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार, अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और इस संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना के लिए कुछ स्टेटमेंट कहा है कि एम मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा, पालखीवाला ने परिचय पत्र कहा, बारकर महोदय ने कुंजी कहा, भीमराव अंबेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा, ठाकुरदास भार्गव ने इसको आत्मा कहा तथा कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा प्रस्तावना को। प्रस्तावना में कुछ अन्य तत्व है, इसकी प्रकृति अपरिवर्तनीय है। इसमें जो है प्रस्तावना में जो शब्द हैं उनका अन्य जगह पर भी उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमको डीपीएसपी में प्राप्त होता है आर्टिकल 38 में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमको मूल अधिकार में मिलती है, जो कि आर्टिकल 19 में इसका वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके प्रस्तावना से रिलेटेड। आज का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ प्रस्तावना। आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसमें हम पूरा कवर करेंगे मूल अधिकार। इसी तरीके से छोटा छोटा टॉपिक करके अगर हम कवर करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मूल अधिकार हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।